Hi friends, welcome back. This is सुनील कुमार फ्रॉम इजी इंग्लिश। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अनदर एक्साइटिंग सेशन ऑफ CHSL SSC CHSL 2020। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 वॉइस के टिपिकल क्वेश्चंस जो CHSL में परमानेंटली अपीयर होते हैं, क्वेश्चन पेपर में स्थायी तौर पे वो पूछे जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि पार्ट 1 में बताया था, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज मैं सब्सक्राइब इजी इंग्लिश बाय सुनील सर सब्सक्रिप्शन फीड में उनको मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया कि कैसे बस सेकेंडों में आप एग्जामिनेशन हॉल में आंसर तय कर ले सकते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुन ले सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होता। तो उसी क्रम में 10 और क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए शुरू करता हूं आज का एक्साइटिंग सेशन, एक्टिव टू पैसिव CHSL स्पेशल 2020। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, द रिसाइटेशन प्लीज द इंस्पेक्टर। अब मैंने बताया था कि वॉइस में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना, क्या पता करना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो रिसाइटेशन प्लीज, खुश किया, यह है वर्ब एक्शन, और एक्शन का ऑब्जेक्ट कौन है, किसको खुश किया, द इंस्पेक्टर, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। तो पहले पार्ट में मैंने बताया है कि कैसे सेकेंडों में 3 4 5 बातों का ध्यान रखेंगे, तो सेकेंडों में आप मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले सकते हैं। और यकीन मानिए ये आपका हाई स्कोरिंग जगह होगा, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। उसकी बात भी अगले वीडियो में मैं करने वाला हूं, वहां भी आप देखेंगे सेकेंडों में आप आंसर को चुन सकते हैं। तो मैं इसीलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि ये हाईली स्कोरिंग पॉइंट है आपके लिए, यहां आप स्कोर पक्का कर ले सकते। तो वर्ब है आपका प्लीज और ऑब्जेक्ट क्या है, द इंस्पेक्टर। तो पैसिव जब भी शुरू होगा किससे शुरू होगा, ऑब्जेक्ट से। आइए देखते हैं कौन कौन शुरू हो रहा है ऑब्जेक्ट से। पहला द इंस्पेक्टर, दूसरा द इंस्पेक्टर, तीसरा द रिसाइटेशन। क्या ये ऑब्जेक्ट है हमारा, नहीं, ये एलिमिनेट होगा। एवरीवन वाज प्लीज, क्या एवरीवन था हमारा ऑब्जेक्ट, नहीं, ये एलिमिनेट होगा। तो बचा कौन, बाकी दो, यानी करेक्ट आंसर इन्हीं दो में से कोई एक। आइए देखते हैं, द इंस्पेक्टर वाज प्लीज बाय द रिसाइटेशन। तो वॉइस के जब बेसिक्स बताए जाते हैं, जब पढ़ाया जाता है, मैं भी अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में जब वॉइस बताऊंगा डिटेल से, तो वहां ये बात बताई जाती है कि कुछ ऐसे वर्ब है जिनके साथ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लगता है, जरूरी नहीं कि हर बार बाई लगाया जाए। तो वो उसी तरह का एक है प्लीज, खुश होना, है ना। तो किसी चीज से खुश होना प्लीज विथ का यूज किया जाता है, तो ये गलत हो गया ये ऑप्शन, सिर्फ इस प्रीपोजिशन के यूज के चलते। तो जो बचा वही आपका आंसर है, द इंस्पेक्टर वाज प्लीज विद द रिसाइटेशन। क्लियर है। अब आ जाओ दूसरा, अ पुलिसमैन कॉट द थिफ। बहुत छोटा सा सेंटेंस है, देखेंगे आप। अब इसमें भी आप सबसे पहले तय करेंगे, कॉट है वर्ब एक्शन, और ऑब्जेक्ट क्या है, द थिफ, किसको पकड़ा, थिफ को, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो अगला शुरू होगा पैसिव ऑब्जेक्ट से, द थिफ वाज कॉट द थिफ, चारों में आप देख रही है। तो अगला हमें क्या ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट सही चुन ले हम, तो अगला ध्यान रखना सही पैसिव वर्ब। तो आ जाओ, पैसिव वर्ब V2, V2 का कैसे होता है, वाज वर्ब प्लस V3, पैसिव ऐसे बनता। तो आइए, द थिफ वाज कॉट, और फिर आगे क्या था, किसके द्वारा, पुलिसमैन। तो वॉइस के बेसिक्स में ही ये बात बताई जाती है। वॉइस चैप्टर जब डील किया जाता है तो बताया जाता है कि बात को कहने का दरअसल ये तरीका है एक्टिव टू पैसिव। मैसेज जो एक्टिव में होता है वही पैसिव में भी निकलता है, केवल स्टाइल बदलता है कहने का, लिखने का। तो यहां यह ध्यान रखा जाता है कि कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जो लोगों को ऐसे भी मालूम है कि यह काम कौन करता है। जैसे पुलिस क्या करती है, चोरों को पकड़ने का काम, है ना। इंजीनियर्स क्या करते हैं, पुल बिल्डिंग बनाते हैं। इसी तरह से तो ये वर्ल्डली नोन है, ऑलरेडी नोन, यूनिवर्सली नोन, वेल नोन। तो ऐसे में बाई लगाकर देने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए आपका क्या है, द थीफ वाज कॉट, सही फॉर्म है, क्योंकि कॉट क्या है, V2, V2 का कैसे बनता, वाज वर्ब जोड़ V3, तो वाज जोड़ कॉट, ये तो सही है। दूसरा, द थीफ वाज कॉट बाय ए पुलिसमैन। अब ये तो ऑप्शन दिया रहता है कंफ्यूज करने के लिए। तो अभी आपको बताया था कि ऐसे सिचुएशन में आप पुलिस ना भी लिखेंगे
तो ये क्लियर होगा लोगों को कि चोर को किसने पकड़ा होगा, पुलिस ने, इसलिए ये आपका ये सही होगा, ए नंबर। तीसरा में क्या दिक्कत थी, द थीफ वाज कॉट विद अ पुलिसमैन। यहां पर हमने क्या करा, प्रीपोजिशन गलत रख दिया और पुलिसमैन भी दे दिया, ये गलत हो गया। द थीफ हैड बीन कॉट, क्यों गलत हो गया, क्योंकि पैसिव वर्ब वो गलत बताया गया है, क्योंकि V2 का होता है वाज जोड़ वेयर जोड़ V3, हैड बीन का यूज नहीं होता। तो ये सारे गलत होते चले गए, इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका हुआ ए नंबर। तीसरे नंबर को देखेंगे आप, दे सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग। अब यहां पर वर्ब क्या है, सॉ, देखा, क्या देखा, किसको देखा, क्या देखा, द स्टॉर्म, तूफान को। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। द अप्रोचिंग स्टॉर्म वाज सीन। अब यहां पर अप्रोचिंग, द अप्रोचिंग स्टॉर्म वाज सीन बाय देम, क्या ये होगा, द स्टॉर्म वाज बीइंग सीन। बीइंग का यूज कब होता है, जब वर्ब का आईएनजी रूप का पैसिव बनता है ना, तब बीइंग लगाते हैं। ये एक्टिव टू पैसिव चेंज जब करने बताया जाता है तो हाँ उस नियम से समझाया जाता है कि कैसे कैसे एक्टिव वर्ब का कैसा पैसिव बनता है। तो यहां पर हमारा वर्ब तो सीधा सीधा V2 है, तो यहां पर बीइंग की जरूरत तो है नहीं। तीसरा, दे वर सीन, क्या हमारा ऑब्जेक्ट दे है, नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट है द स्टॉर्म, गलत ऑब्जेक्ट कट गया। द स्टॉर्म वाज सीन अप्रोचिंग, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो आपका ये सारा कट गया, आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हुआ डी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, वन में अकॉम्प्लिश मेनी थिंग्स बाय अ लिटिल एफर्ट। अकॉम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना, एक टास्क, टिपिकल टास्क, कोई खास काम, तो वह अकम्प्लिश का यूज हो। तो वन में अकम्प्लिश मेनी थिंग्स बाय अ लिटिल एफर्ट। अब आ जाओ यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, वन में अकम्प्लिश व्हाट, अकम्प्लिश मतलब ये है वर्ब आपका, क्या, मेनी थिंग्स, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। मेनी थिंग्स ऑब्जेक्ट, तो पैसिव किससे शुरू होना चाहिए, मेनी थिंग्स, तो ए नंबर होगा सही, ए नंबर शुरू है लिटिल एफर्ट ऑफ मेनी थिंग्स। बी, मेनी थिंग्स से शुरू हो रहा है, मे बी अकॉम्प्लिश्ड बाय अ लिटिल एफर्ट, है ये, मेनी थिंग्स मे बी अकॉम्प्लिश्ड बाय अ लिटिल एफर्ट। और फिर सब्जेक्ट क्या था हमारा, वन। वन का मतलब क्या होता है, वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो किसी निश्चित व्यक्ति की बात नहीं करता, वो कोई के सेंस में यूज होता है, ठीक है। तो एक्टिव टू पैसिव चेंज जब बताया जाता तो वही ये बताया जाता है कि जब एजेंट क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, क्लियर नहीं होता, तब भी बाई के साथ देने की जरूरत नहीं होती। बाई के साथ एजेंट दो जगह पर देने की जरूरत नहीं होती, या तो वेल नोन हो जाए कि बगैर कहे भी लोग समझ जाए, या ऐसा हो जो अस्पष्ट हो, क्लियर नहीं कि किसकी बात हो रही, तब ये दोनों स्थिति में बाई के साथ देने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए आपका क्या है, मेनी थिंग्स मे बी अकम्प्लिश्ड बाय अ लिटिल एफर्ट, और बाय की जरूरत नहीं है, ये सही है, क्योंकि ये देखेंगे मेनी थिंग्स बाय अ लिटिल एफर्ट मे बी अकम्प्लिश्ड, है ना, मेनी थिंग्स बाय अ लिटिल एफर्ट मे बी अकम्प्लिश्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, ऑब्जेक्ट के बाद पैसिव वर्ब देना था, तब ये जाके आगे लिखना था लिटिल एफर्ट, गलत है ये। डी, मेनी थिंग्स मे बी अकम्प्लिश्ड बाय अ लिटिल एफर्ट, यहां तक तो सही है, लेकिन गलती क्या होगी, बाय वन सेल्फ, क्योंकि अभी बात हुई है कि वन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट जब रहे, सब्जेक्ट अनसर्टेन रहे, अनक्लियर रहे, तब बाई के साथ देने की जरूरत नहीं होती। आइए 5 नंबर, विदाउट एफर्ट नथिंग कैन बी गेन्ड। अब यहां पर गौर से देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, विदाउट एफर्ट नथिंग कैन बी गेन्ड, ठीक है। अब ये फॉर्म क्या है, कभी कभी क्या होता है एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। तो सबसे पहले काम हमें ये करना, सेंटेंस देख के ये समझ जाना है कि एक्टिव है कि पैसिव। कैसे समझेंगे, बहुत आसान, आपको बार बार बोल रहा हूं, पैसिव वर्ब का रूप क्या होता है ना, किसी भी पैसिव वर्ब का फॉर्म होता है टू बी जोड़ V3। हाँ जी, मॉडल में क्या होता है, मॉडल जितना भी होते हैं, कैन में शुड जो भी, उसके साथ बी जोड़ V3। तो आ जाओ, इसमें आप देख रहे हैं मेनी थिंग्स में क्या है, मॉडल का ये, सॉरी, विदाउट एफर्ट नथिंग कैन बी, कैन है ना मॉडल, अब बी अजोड़ V3, तो कैसा हो गया ये, एक्टिव की पैसिव, पैसिव। तो इसे बदलना किस में है, एक्टिव, और एक्टिव किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट से। पैसिव किससे शुरू होता है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट से।
और कोई भी एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होती बनावट होता सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो आइए सब्जेक्ट चुनते हैं। विदाउट एफर्ट नथिंग कैन बी गेन, किसके लिए बात की जा रही? कोई पर्टिकुलर एक जनरल स्टेटमेंट है जो सबों पे लागू होता है। तो ऐसी जगह में सब्जेक्ट आप वन का यूज करेंगे। ऐसा स्टेटमेंट जो जनरलाइज हो, जो बहुत सारे लोगों पे लागू होता हो, वहां मिसिंग सब्जेक्ट के लिए वन का यूज करेंगे। तो आइए वन से बात कहां शुरू हो रही है? ये तो है नहीं यू। वन कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट, ये तो सही लग रहा। दूसरा में देख लो, वन कांट गेन एनीथिंग। अब दोनों में क्या फर्क? वन कैन गेन नथिंग, कैन है और यहां निगेटिव वर्ड। यहां क्या किया? वन कैंट, कैन को निगेटिव बना दिया, एनीथिंग। बात देखने में दोनों सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं। अब यहां पर यूज आ जाता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज कहता है कि जो बात शॉर्ट में, संक्षेप में, ब्रीफ में कहा जा सकता हो, वही बात को प्रेफर किया जाता है, उसी स्टाइल को रखा जाता है। तो अभी क्या है कि कैन गेन नथिंग, नथिंग इज इक्वल टू क्या होता है? नॉट प्लस एनीथिंग। इसका नॉट और एनीथिंग मिला के क्या हो जाएगा? नथिंग। तो इसके तुलना में ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीका कौन है? नथिंग का यूज करना। इसीलिए इसकी जगह पे ये हुआ, वरना ये भी सही था। तो ये गलत, ये छट गया। विदाउट एफर्ट कांट, ये तो बिल्कुल गलत। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 5 क्वेश्चंस बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। वेल, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। ऑल डिजायर वेल्थ एंड सम एक्वायर इट। वेल्थ मतलब संपत्ति, एक्वायर मतलब प्राप्त करना, ठीक है। तो ऑल डिजायर वेल्थ, संपत्ति की सभी इच्छा करते हैं और कुछ लोग इसे प्राप्त करते हैं। अब ये तो था एक्टिव। अब आ जाओ इसका पैसिव कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें वर्ब, वर्ब मतलब क्या है? डिजायर, इच्छा करना। क्या इच्छा करते हैं? वेल्थ। एक दूसरा वर्ब है आपका अक्वायर, प्राप्त करना। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? इट। इट मतलब वेल्थ। इट आया किसके लिए? वेल्थ के लिए। क्लियर हो गया? 2 वर्ब है अलग अलग। तो क्या करेंगे? पहला, वेल्थ इज डिजायर्ड एंड एक्वायर्ड है ये पूरा, क्योंकि बात हो रही है ऑल की, सम की, तो उसी में इसका मीनिंग ये बताया जा रहा है कि इच्छा सब रखते हैं लेकिन कुछ लोग प्राप्त करते हैं। तो ना आपने ऑल का जिक्र किया ना सम का, तो ये गलत हो जाए। दूसरा में वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल एंड एक्वायर्ड, ये अधूरा स्टेटमेंट। ऑल तो आपने लिख लिया, लेकिन प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? कुछ लोगों के द्वारा। वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल एंड एक्वायर्ड बाय सम। दिस इज योर कंप्लीट स्टेटमेंट। एक्टिव में जो वर्ड्स दिए रहते हैं वो सबको आपको रखना है, हटाना नहीं। तो आपको क्या होगा? वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल एंड एक्वायर्ड बाय सम, ये होगा आपका इसका। ऑल वेल्थ इज डिजायर्ड एंड एक्वायर्ड बाय इट, कोई मीनिंग है? ऑल वेल्थ, क्या ऑल वेल्थ के लिए है? नहीं, ये ऑल वेल्थ मतलब सारी संपत्ति, और ये ऑल मतलब अलग है, सब्जेक्ट है, तो ये गलत होगी। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सी है, वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल एंड एक्वायर्ड बाय सम। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डोंट इंसल्ट द वीक, यानी कमजोर लोगों का अपमान न करो। अब आ जाओ, लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड। तो ऐसे वाक्यों का बताया जाता है, ठीक है, लेट से भी बात की जाती है, लेकिन डोंट है। डोंट से क्या होता है? अधिकतर मना किया जाता है किसी काम के। तो मना कैसे काम के लिए किया? नेगेटिव काम के लिए किया जाएगा अधिकतर। और ये बात कैसी है? डोंट इंसल्ट द वीक, झूठ मत बोलो, गरीबों को मत सताओ, उसको तंग मत करो, पड़ोसियों से मेलजोल रखो। ये सारी बातें किसकी आती है? मॉरल के तहत। नैतिक जो हमारा है ना, अलिखित कानून है समाज में रहने का, दुनिया में रहने का, उसको बोलते हैं नैतिकता। मॉरलिटी की बात हो रही। तो ऐसे जगह पर मॉरल सेंस जहां आता हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे? शुड का यूज करेंगे, क्योंकि आपको मॉरली इस बात के लिए मना किया जा रहा है। तो क्या करेंगे? द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। डोंट का नॉट हो गया। सी क्या? द वीक आर नॉट टू बी इंसल्टेड, ये फॉर्म गलत है, टू बी जोड़ इंसल्टेड है ना। यहां पर सीधा फॉर्म था ना, डोंट इंसल्ट, डू डैज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट वाले एक्टिव का क्या होता है? इज एम आर जोड़ भी थ्री। तो
तो यहाँ पर तो टू बी की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सेंस है नैतिक रूप से सलाह दी जा रही, ये ड्यूटी बताइए, नैतिक कर्तव्य है हमारा, तो कर्तव्य के सेंस में शुड का यूज किया जाता है। द वीक विल, ये तो बिल्कुल गलत, विल का कहीं तो कोई फॉर्म है नहीं हमारे एक्टिव में। 8 नंबर, डू दिस वर्क एट वंस, है ना। देखिए आप, डू व्हाट, दिस वर्क, तो यानी शुरू होना चाहिए कैसे, दिस वर्क से, तो यू आर यार है, तो दिस वर्क शुड बी डन एट वंस, है ना, एक ये है। और दूसरा, यू आर ऑर्डर टू डू दिस वर्क एट वंस। तीसरा, लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। और चौथा, यू आर रिक्वेस्टेड। तो रिक्वेस्ट का सेंस कब होगा, जब कोई वर्ड हो रिक्वेस्ट मेकिंग, प्लीज, काइंडली, कुछ इस तरह से एक्टिव है, तब उसको रिक्वेस्ट में बदलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, दिस वर्क शुड बी डन एट वंस। शुड से क्या बोला था अभी हमने कि भाई कोई नैतिक कर्तव्य की बात, तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा ना करना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। यू आर ऑर्डर टू डू दिस वर्क एट वंस, डू दिस वर्क एट वंस, ठीक है, तो ये किया जा सकता है, एक तरह से ये ऑर्डर है, कमांड। और लेट वाले का यूज कब, लेट से बनता है कब, जब क्लियर कर दे के सेंस पे ऐसे वाक्यों का बनता है 3 तरह का। एक है कि ऑर्डर का सेंस अगर लग रहा तो ऑर्डर से बनता है। दूसरा क्या है कि अगर नैतिकता की बात समझ में आती, कोई नैतिक कर्तव्य की, तो शुड से बोला जाता है, एडवाइस दिया जाता है, शुड से बोला, और नहीं तो फिर लेट से बनता है। ये डिटेल से आपको एक्टिव पैसिव में बताया जाएगा। ठीक है, तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट जवाब बी। 9 नंबर, शट द डोर एंड लीव। देख रहे हैं आप, कंबाइन है, वर्ब दो कंबाइन, और शट द डोर एंड लीव सब्जेक्ट कॉमन। ठीक है, ऐसे वाक्य ज्यादा दिखते हैं आपको, एग्जामिनेशन में कई बार पूछे, मिक्स है। तो यहाँ पर क्या करें, शट द डोर, है ना, छुपा हुई, तो लेट द डोर बी शट। ठीक है, ऐसे वाक्यों का जहां वर्ब प्लस, ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया रहता, तो उनका लेट से बनता है ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी जोड़ V3, ये एक्टिव टू पैसिव चेंज में पढ़ाया जाता है। तो सही है, लेट द डोर ऑब्जेक्ट है, बी शट, शट का तीनों फॉर्म शट होता है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे गए, इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप वर्ब रूप को जरा ठीक से देख लेंगे, किसी भी ग्रामर किताब में वो वर्ब फॉर्म दिए रहते हैं, तो खासकर ऐसे वर्ब की जानकारी जरूर रखें जिसके तीनों फॉर्म एक होते हैं, चांसेज होते हैं कि उसे वर्ब से पूछे जाए। तो लेट द डोर बी शट, शट शट शट, कट कट कट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, इस तरह। तो शट है तीनों फॉर्म, एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। अब दो सेंस है, शट द डोर एंड लीव। तो पहला क्या है, लेट से बन गया, और दूसरा क्या है, यू आर ऑर्डर टू लीव। दोनों अलग अलग से, दोनों का अलग अलग बनाना होगा। फिर है दूसरा क्या है, लेट द डोर बी शटेड। अभी बोला ना कि वर्ब का गलत फॉर्म देके भी कंफ्यूज करेगा, तो शट का तो शटेड होगा नहीं, गलत। लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट होगा, ये इनकम्प्लीट, यू बी लेफ्ट बिना टू, है ना, क्या बोला था, बी जोड़ V3 कब होगा, टू बी जोड़ V3 जब, है ना, EJMR, है ना, बी लेफ्ट, तो ये गलत हो जाएगा। लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट, लेट द डोर शट, फिर ये गलत हो गया, क्योंकि पैसिव तभी बनेगा जब V3 के पहले बी का फॉर्म आएगा, तो ये V3 है, इसके पहले बी है नहीं, इसलिए गलत हो गया। तो आपका सारे गलत एलिमिनेट हो गया, और मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ए। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, थिंक बिफोर यू स्पीक। देखेंगे आप, इडियोमेटिक है ना, बोलने के पहले सोचो। तो लेट थिंकिंग, थिंक का थिंकिंग है सही, क्या बोला था कि ओरिजिनल जो वर्ड होते हैं, फॉर्म होते हैं, अधिकतर उसको रखना है, वो हटाना नहीं। लेट स्पीकिंग नॉट बी डन, यू आर एडवाइज्ड, कैसा वाक्य है ये, बोलने के पहले सोचो, एडवाइस दिया जाता है। एडवाइस मतलब कोई ऐसी बात समझाई जाती है कि अगर आप ऐसा करें तो आप फायदे में रहेंगे, आपको नुकसान न होगा। तो यू आर एडवाइज, सेंस एडवाइस का है, तो एडवाइस से बनाएंगे, यू आर एडवाइज टू थिंक। रिक्वेस्ट की कहीं बात नहीं, अभी चर्चा हो चुकी है, रिक्वेस्ट का यूज तब करेंगे जब एक्टिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का यूज होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्टिव टू पैसिव जो CHSL में पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे, वो वाकई बहुत बहुत ही आसान होगा। 2-4 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में चुटकियों में जिसे कहते हैं वैसे आप आंसर ढूंढ ले सकते हैं, और जब आंसर ढूंढ लेंगे
तो आपका स्कोरिंग यहाँ पक्का हो जाएगा स्कोर करना। तो आप चाहेंगे जरूर कि ऐसी कोई जगह हो। तो आपको क्वेश्चन पेपर में वो जगह तलाश करनी है जहां आपका स्कोर पक्का करने की गुंजाइश हो, क्योंकि अनसर्टेन वाले में तो फिर मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन वॉइस पे अगर इस तरह से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप एग्जामिनेशन पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। तो अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है वो इसी तरह से मैं कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, किसके साथ, उसी तरह से कि कैसे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर में बस सेकेंडों में आप इनडायरेक्ट चुन ले सकते है ना। इनडायरेक्ट नरेशन दिए गए ऑप्शन में से सबसे सही कौन होगा बस सेकेंडों में चुनेंगे, जैसा आपने वॉइस में सीखा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत ही पसंद आया होगा, और जो लोग एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं उन्हें तो ये बहुत बहुत ही कारगर भी लगेगा, हाईली यूजफुल लगेगा। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और अब तक अगर सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब इजी इंग्लिश बाय सुनील सर, और इंतजार करिए, मैं बहुत जल्द आपके सामने ऐसा ही एक वीडियो ला रहा हूं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का।